अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है। आगे देखते हैं कोर्स ऑफ अ सर्कल। हाँ, ये तो वापस से उसी का कन्वर्स आ गया है जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताई दी है दोनों चीजें। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि ये जो गिवन फिगर है उसमें हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीस्ट लर्नर्स। तो फेज 1 का थर्ड वीडियो आज आपके सामने आ रहा है जहां पर हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्कल्स का चैप्टर। सर्कल चैप्टर आईसीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस आते हैं काफी वेटेज रखते हैं आईसीएससी के एग्जाम में। एक और बात, ये हमारे फेज 1 का थर्ड वीडियो है। इससे पहले के 2 वीडियोस में हम सिमिलैरिटी और लोकस का जो चैप्टर है वो कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको उन चैप्टर्स की भी जरूरत है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो आइए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने लोकस का जो चैप्टर है जो कि मैंने आपको YouTube पे पढ़ाया हुआ है वो देखा है तो आपको पता होगा कि सर्कल की डेफिनेशन तो हम लोकस के चैप्टर में ही कवर कर चुके हैं। अगर नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं है, मैं फिर से बता देता हूं। सर्कल जो है वो एक ऐसा फिगर है जो कि ऑब्टेन होता है एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस की दूरी के पॉइंट्स को इकट्ठा करके। जैसा कि मैंने पिछले के वीडियो में बताया था कि अगर मैं एक फिक्स्ड पॉइंट ले लूं ए और इससे एक ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन लूं जो कि इससे फिक्स्ड दूरी पर है, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये पॉइंट मान लेते हैं बी है। फिर 5 सेंटीमीटर दूर पे हम ये वाला भी ले सकते हैं, 5 सेंटीमीटर दूर पे हम ये वाला भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप जितने भी पॉइंट्स इकट्ठे करोगे और उनसे जो आपको फिगर ऑब्टेन होगा उसको हम बोलते हैं सर्कल। तो सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर लाए करते हैं, और यही हमने लोकस के अंदर भी पढ़ा था। अब सर्कल की ये जो खास बात है वो आपको समझ में आनी चाहिए क्योंकि ये इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको हम सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं, और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस होती है उसको हम रेडियस ऑफ द सर्कल बोलते हैं। ये तो बेसिक सी चीज आपको पता ही होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है। कई बार सवाल में आपको फिगर नहीं दिए रहते और उसमें सवाल में अगर बोल देगा कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, तो अगर आपको कॉन्सेंट्रिक का मतलब नहीं पता है तो फिर आप उस सवाल को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो कॉन्सेंट्रिक किसे कहते हैं वो समझना जरूरी है। कॉन्सेंट्रिक जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये कई सारे सर्कल हैं, पर इन सबका जो सेंटर आपको दिख रहा है वो एक ही है जो कि है ओ। तो ऐसे सर्कल, 2 या 2 से ऐसे ज्यादा सर्कल जिनका सेंटर सेम हो, ऐसे सर्कल को हम कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, बस टर्म आपको समझ में आनी चाहिए कि कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है। अगर ये आपको पता है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाकी इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। इक्वल सर्कल्स, अब 2 सर्कल जो हैं वो इक्वल कब होंगे? तो देखिए सर्कल में एक फिक्स्ड पॉइंट होता है और एक फिक्स्ड डिस्टेंस होती है, यानी कि जो उसकी रेडियस है। तो अगर 2 सर्कल है हमारे पास और उनकी रेडियस अगर बराबर हो जाएगी तो वो दोनों सर्कल बराबर हो जाएंगे। जैसा कि स्क्वायर में आपने देखा है, स्क्वायर के केस में अगर मैं आपसे बात करूं कि ये स्क्वायर मान लेते हैं हम 1 सेंटीमीटर की साइड का है, और दूसरा स्क्वायर भी अगर मैं 1 सेंटीमीटर की साइड का ही बनाऊंगा तो आप देख सकते हैं ना कि ये दोनों स्क्वायर बराबर है, क्योंकि स्क्वायर के अंदर एक ही चीज है जो कि वेरी कर सकती है, वो है उसकी साइड लेंथ। तो अगर साइड लेंथ तो दोनों की सेम हो जाएगी तो दोनों स्क्वायर बराबर हो जाएंगे। इसी तरीके से जो सर्कल है उसके अंदर भी एक ही चीज वेरी कर सकती है जो कि है उसकी रेडियस। अगर मैं 1 सेंटीमीटर का सर्कल यहाँ पे बनाता हूँ रेडियस का, और 1 सेंटीमीटर का ही सर्कल मैं यहाँ पे बनाता हूँ रेडियस का, तो क्योंकि इन दोनों सर्कल की रेडियस बराबर है तो ये दोनों सर्कल इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि सर्कल के अंदर जो वेरी कर सकती है वो सिर्फ उसकी रेडियस है और वो इस केस में बराबर है। तो बोथ ऑफ दीज सर्कल्स आर इक्वल। आगे देखते हैं सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। अब ये जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर्कमस्क्राइब का मतलब, जैसा कि मैंने कॉन्सेंट्रिक में बताया, आपको कॉन्सेंट्रिक का मतलब पता होना चाहिए क्योंकि सवालों में आता है। इसी तरीके से सर्कमस्क्राइब का मतलब भी क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो सर्कमस्क्राइब का मतलब कोई भी फिगर जब आप बनाओगे, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से अगर सर्कल निकल रहा है, यहाँ पे आप देखिए क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स से अगर सर्कल निकल रहा है, यहाँ पे आप देखिए पेंटागन है, पेंटागन की सारी वर्टेक्स से अगर सर्कल निकल रहा है, तो ऐसे सर्कल को हम सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल बोलते हैं। यानी कि वो उसके चारों या तीनों जितनी भी वर्टेक्स है उनसे पास करता हुआ जो सर्कल होता है उसको सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल बोला जाता है। तो ये टर्म इसलिए आपको याद रखनी है क्योंकि सवाल में ये आ सकती है। इसके अलावा एक इंस्क्राइब्ड सर्कल भी होता है जो कि हम आगे देखने वाले। आप यहां पर नोटिस कर सकते हैं कि ये वाला जो सर्कल है वो फिगर के अंदर है, और पिछले वाले में आपने देखा कि ये जो सर्कल था वो फिगर के बाहर था। तो सर्कमस्क्राइब हमेशा बाहर की तरफ वाला होता है और इनस्क्राइब अंदर की तरफ वाला होता है। और इनस्क्राइब में ये वर्टेक्स के थ्रू नहीं निकल रहा है, ये साइड्स को टच करता हुआ निकल रहा है। तो ये आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि इनस्क्राइब एक तो अंदर की तरफ होगा और वो साइड्स को टच करता हुआ जाता है,
और सर्कमस्क्राइब बाहर की तरफ होता है और वो वर्टेक्स पे से पास करता है। दो इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये हुआ हमारा इंस्क्राइब सर्कल, जिसको कि हम इन सर्कल भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो अगर सर्कल की बात करें तो सर्कल में अगर हम किसी भी दो पॉइंट को आपस में ज्वाइन करते हैं एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू, जैसे कि मैं ये पॉइंट ले रहा हूं और ये पॉइंट ले रहा हूं, तो इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं कि स्ट्रेट लाइन के थ्रू, तो ये जो लाइन हमारे पास आई है ए बी जो है वो कॉर्ड ऑफ द सर्कल कहलाएगी। तो सिंपल सी बात है, कॉर्ड क्या होती है, किसी भी दो पॉइंट को अगर आप ज्वाइन कर देते हो सर्कल के तो उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। अब कॉर्ड में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कॉर्ड सेंटर से पास करती है, सेंटर से पास करती है, वो होती है डायमीटर। तो इसमें मैं बोलता हूं ये P है और ये Q है। तो PQ जो वो हमारी डायमीटर है, और कॉर्ड के केस में एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एमसीक्यू में भी कई बार पूछा जाता है, तो ये आप नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। यानी कि डायमीटर से बड़ी तो कोई सी कॉर्ड आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ये आप नोट कर लें। आगे देखते हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमको पता होनी चाहिए, जिनका कि हम सवालों में डायरेक्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड विच इज नॉट अ डायमीटर इज एट राइट एंगल्स टू द कॉर्ड। मतलब कि अगर आपने एक कॉर्ड है, उस पे अगर सेंटर से एक लाइन गिरा दी जो कि इसको बाइसेक्ट कर जाएगी। बाइसेक्ट का मतलब जो ए बी है उसको दो बराबर हिस्सों में तोड़ दिया है एम ने, यानी कि ए एम जो है वो एम बी के बराबर है। तो हमको यह पता होना चाहिए कि अगर इस तरीके से एक कोई बाइसेक्ट करने वाली लाइन अगर आप सेंटर से निकालोगे तो वो हमेशा 90 डिग्री पर ही आएगी। यानी कि इसको आप शॉर्ट में भी बोल सकते हो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। और इसका प्रूफ बहुत आसान है, एक सेकंड में बताता हूं। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। और इसका कन्वर्स भी आप समझ रहे हैं कि अगर वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है तो उसको परपेंडिकुलर भी होना पड़ेगा। तो इसी का कन्वर्स स्टेटमेंट ये है। अब इसको प्रूफ देख लेते हैं किस तरीके से करते हैं फटाफट से। तो यहां से आप इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो। अब मैं बता देता हूं कि देखिए ये जो साइड है वो आपको कॉमन दिख रही होगी, ये जो साइड है वो इसके बराबर है, बिकॉज रेडियस ऑफ द सर्कल, ओ ए भी रेडियस ऑफ द सर्कल है और ओ बी भी रेडियस ऑफ द सर्कल है। और आपने देखा कि क्योंकि इसने इसको बाइसेक्ट किया है तो ये साइड तो इसके बराबर है ही है। तो आप देख सकते हैं कि बाय एस 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 क्राइटेरिया इस ट्राइंगल की तीनों साइड इस ट्राइंगल की तीनों साइड के बराबर है। इसीलिए ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। और दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो आप इजीली प्रूव कर सकते हो कि ये एंगल 90 डिग्री का होगा। तो आज के बाद आपको ये याद रखना है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका कि हम सवालों में भी इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। हाँ, जो मैंने अभी पिछली बार में कवर कर लिया है, ये इसी पॉइंट में मैंने दोनों कवर कर लिए, एक दूसरे के कन्वर्स हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। सेंटर से अगर परपेंडिकुलर गिराएंगे तो वो कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में तोड़ देगा। और अगर हम एक ऐसी लाइन बना दें जो कि इसको बराबर हिस्सों में तोड़ रही है तो उसको 90 डिग्री का भी होना पड़ेगा, परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। दोनों पॉइंट आपको समझ में आने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि हमारे काम हो सकते हैं। ग्रेटर इज द साइज ऑफ अ कॉर्ड, स्मॉलर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। बेसिक सी बात है। देखो अगर मेरे पास एक सर्कल है, एक सर्कल जो कि इस तरीके से मैंने आपके सामने बनाया है, इस सर्कल में अगर मैं एक छोटी कॉर्ड लेता हूं, छोटी कॉर्ड, तो आप देख सकते हैं कि वो सेंटर से कितनी दूरी पर है। बट मैं बड़ी कॉर्ड लेना चाहूंगा तो बड़ी कॉर्ड इस तरीके से आएगी, और बड़ी लूंगा तो और बड़ी आएगी। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे कॉर्ड की साइज बढ़ रही है वो सेंटर के नजदीक आते जा रही है। तो इस पॉइंट का मतलब भी वही है कि जितनी बड़ी साइज की कॉर्ड होगी उसको सेंटर से उतना ही पास होना पड़ेगा, और जितनी छोटी होगी वो सेंटर से उतनी ही दूर हो जाएगी। तो ये सिंपल सी बात है। इसके बाद क्या बोल रहा है, एडजॉइनिंग फिगर शोज अ सर्कल विद सेंटर ओ, ओपी इज द परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हाँ मतलब इसी चीज को वो एक्सप्लेन कर रहा है इसके थ्रू। और आप कॉमन सेंस से भी देख सकते हैं कि ये वाली कॉर्ड सबसे छोटी है तो वो सेंटर से सबसे दूर है, ये वाली कॉर्ड जो है वो थोड़ी सी इससे बड़ी है तो सेंटर से पास में आ गई, ये कॉर्ड सबसे बड़ी है इन तीनों में तो ये सेंटर के और पास आ गई। तो ये बेसिक सा पॉइंट है, मुझे लगता नहीं कि इसके लिए ज्यादा मैथ की जरूरत है, काफी बेसिक है। तो आप इसको कॉमन सेंस की मदद से ही समझ सकते हैं, ज्यादा मैथ की इसमें जरूरत नहीं। आगे बात करते हैं।
बोला देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन सर्कल विच पासेस थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स इन अ स्ट्रेट, नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। ये काफी अच्छा पॉइंट है, इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूं। तो देखो, अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन की बात करता हूं, तो जैसे कि स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है। अगर हम एक पॉइंट बनाएंगे तो एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन निकल जाती है। तो इसीलिए जब हम 2 पॉइंट बनाते हैं तो 2 पॉइंट से एक यूनिक स्ट्रेट लाइन निकलती है। अगर मैंने ये 2 पॉइंट बनाए हैं तो इन दोनों पॉइंट से जो स्ट्रेट लाइन निकलेगी वो एक यूनिक स्ट्रेट लाइन निकलेगी। इसके अलावा ये जो पिंक लाइन है, इसके अलावा कोई और लाइन नहीं है जो इन दोनों पॉइंट से निकल जाए। आप कोशिश करके देख लो, आप ऐसे करोगे तो ऐसे निकालोगे तो ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं हुई ना। तो अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात करूं तो 2 यूनिक पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं टू मेक a unique straight line, 2 unique points for a unique straight line। अब यही चीज अगर हम सर्कल में लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर्कल के अंदर तो 2 पॉइंट की अगर मैं बात करूं, देखो जैसे एक पॉइंट की बात करूं तो एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट सर्कल निकल सकते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, इस तरीके से बहुत सारे निकल सकते हैं। बट अगर मैं 2 पॉइंट की बात करूं तो चलिए देखते हैं 2 पॉइंट की बात करते हैं। 2 पॉइंट की बात करें तो सबसे ऑब्वियस सर्कल जो हर कोई बनाता है वो तो एक ये वाला हो गया, ठीक है। एक ये वाला सर्कल तो ऑब्वियस हर कोई बनाता ही है। बट अगर मैं बात करूं तो क्या इस सर्कल के अलावा कोई और सर्कल यहां से निकल सकता है? देखो, अगर इस तरीके से आप बनाओगे तो एक सर्कल ये वाला निकल जाएगा, सेम इसी तरीके से इस तरीके से बनाओगे तो एक इस तरीके से ये वाला निकल जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि 2 पॉइंट अगर होते हैं तो उधर से एक यूनिक सर्कल नहीं निकलता है, 2 पॉइंट से बहुत सारे सर्कल निकल सकते हैं। अब ये चीज अगर आप 3 पॉइंट पे लगाओगे तब आपको ये जो पॉइंट है वो समझ में आएगा कि अगर हम कोई भी 3 पॉइंट लेते हैं तो जो 3 पॉइंट आते हैं उनसे एक यूनिक सर्कल निकलता है। जिस तरीके से 2 यूनिक पॉइंट से एक यूनिक स्ट्रेट लाइन बनती है, उसी तरीके से 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से जो सर्कल बनेगा, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से जो सर्कल बनेगा वो एक यूनिक सर्कल आएगा। तो ये अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से बता देता हूं कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट है जो कि नॉन कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन में हो गए फिर तो आप इससे सर्कल निकाल ही नहीं पाओगे, तो इसीलिए बोला नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो उससे जो सर्कल बनता है वो यूनिक सर्कल बनता है। इसके अलावा कोई और सर्कल इन तीनों पॉइंट से नहीं निकल सकता। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। बेसिक सी बात है, अगर हमारे पास एक सर्कल है और मैं बोलता हूं कि ये जो कॉर्ड है मैंने बनाई ए बी, और मान लो ये कॉर्ड मैंने बनाई पी क्यू, तो ये ए बी और ये पी क्यू, और मैं बोल रहा हूं कि ये दोनों जो कॉर्ड हैं वो सेंटर से इक्विडिस्टेंट होंगी अगर इन दोनों की लेंथ बराबर है। तो अगर इन दोनों की लेंथ बराबर है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो सेंटर है, मान लेते हैं ओ, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, और अभी अभी हमने पढ़ा था कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो अगर ए बी, ये मैं इसको नाम दे देता हूं एस और इसको नाम दे देता हूं टी। तो अगर ए बी पूरा का पूरा पी क्यू के बराबर था तो ए बी का आधा क्या हो जाएगा ये, और पी क्यू का आधा क्या हो जाएगा ये। तो ये जो क्यू टी है और ये जो एस बी है ये दोनों भी बराबर होंगे, और परपेंडिकुलर तो हमने डाला ही है। तो अगर आप इस ट्रायंगल को कंप्लीट करोगे और इस ट्रायंगल को कंप्लीट करोगे तो आप इजीली प्रूव कर सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब ये जो ओ एस की डिस्टेंस है वो ओ टी के बराबर आ जाएगी। और इसी से हम प्रूव कर देते हैं कि जो दो कॉर्ड्स बराबर डिस्टेंस की थी वो सेंटर से भी बराबर की दूरी पर है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है कि अगर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर है तो कॉर्ड्स की जो लेंथ है वो भी आपस में बराबर होगी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको समझना पड़ेगा। दो कॉर्ड्स बराबर डिस्टेंस की अगर हैं तो वो सेंटर से बराबर की दूरी पर होंगी, और इसका उल्टा क्या है कि अगर सेंटर से बराबर की दूरी पर हैं तो दोनों कॉर्ड्स को बराबर की लेंथ का होना पड़ेगा। आगे देखते हैं कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। हाँ, ये तो वापस से उसी का कन्वर्स आ गया है जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताई दी है दोनों चीजें, तो उसी का कन्वर्स यहाँ पर है, और ये दोनों ही चीजें आपको पता होनी चाहिए। आर्क एंड इट्स टाइप। अब ये सर्कल के कुछ आर्क और उसके बारे में कुछ बात करेंगे हम। तो आर्क किसे कहते हैं? तो अगर आप कोई सर्कल लेते हो, जैसे कि ये मैंने एक सर्कल लिया और उसको मैंने इस पॉइंट से और इस पॉइंट से काट दिया,
तो आप देख सकते हो कि सर्कल जो है वो दो हिस्सों में कट चुका है। एक तो ये छोटा हिस्सा जो नीचे वाला आपको दिख रहा है यहां से, और एक ये बड़ा हिस्सा जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है। तो ये सर्कल के किसी भी हिस्से को आर्क कहते हैं। आर्क इज अ पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कल के किसी भी ये वाले जो हिस्सा है, जो बाउंड्री वाला हिस्सा है, यानी कि सर्कमफेरेंस वाला हिस्सा है, उसको हम आर्क कहते हैं। और यहां पर आपको इजीली दिख रहा होगा कि ये जो आर्क है वो छोटी है कंपेयर टू दिस आर्क, तो यहां पे इसीलिए ये होती है माइनर आर्क, और जो बड़ी वाली होती है उसको हम बोलते हैं मेजर आर्क। तो आर्क क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए। आर्क जो है सर्कमफेरेंस का हिस्सा होता है, और क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब आप इससे करोगे तो एक छोटा हो गया इसीलिए माइनर आर्क, एक बड़ा हो गया इसीलिए मेजर आर्क। सेम लॉजिक हम दूसरी चीज में लगाने वाले हैं। इसी तरीके से अगर मैं इस एरिया की बात करूं, मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी ए बी, और ए बी कॉर्ड ड्रॉ करने के बाद मुझे एक ये एरिया मिल गया सर्कल का और एक ऊपर वाला एरिया मिल गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके के एरिया को हम सेगमेंट बोलते हैं, और नीचे वाला एरिया ऊपर वाले के कंपैरिजन में छोटा है, इसीलिए नीचे वाला एरिया माइनर सेगमेंट और ऊपर वाला एरिया मेजर सेगमेंट। तो ये एक सिंपल सी बात है। आगे हम बात करते हैं। आगे हमारे पास आ चुकी हैं कुछ थ्योरम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरम जो होती है उनका सवाल के अंदर डायरेक्ट इस्तेमाल आता है, इसीलिए थ्योरम जो है आपको उसका स्टेटमेंट अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, और फिर उनका एप्लीकेशन जो है वो सवालों में आपको लगाने आना चाहिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो कि है कि एंगल विच एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड एट द सेंटर इज डबल दैट विच इट सबटेंड एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अब ये जो थ्योरम है मैं बोलता हूं इस चैप्टर की एक तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि इस थ्योरम की मदद से हम बाकी की दो तीन छोटी छोटी थ्योरम जो है उनको कवर कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर अगर मैंने एक सर्कल बनाया और इस सर्कल से हमने ये वाली आर्क ले ली, मान लो ये वाली आर्क ले ली, ए से बी तक की आर्क ले ली, तो ये जो ए से बी तक की आर्क है, अगर मैं इस वाली आर्क के पॉइंट को सेंटर से जोड़ूंगा, यहां से मैंने इसको सेंटर से जोड़ दिया, तो आप देख सकते हैं कि मान लीजिए ये ए है, ये बी है, और सेंटर को हम मोस्टली ओ से लिखते हैं। तो ये जो एंगल बना एओ बी, ये जो एंगल आपको दिख रहा है एओ बी, ये एंगल हमेशा हमेशा किससे बड़ा होगा? हमेशा इस वाले एंगल से ट्वाइस होगा। तो ये एंगल अगर है, मान लेते हैं हम ये एओ बी है, इसको हम बोल देते हैं ओ डैश, या फिर ओ डैश मतलब आप कंफ्यूज हो सकते हो, मैं इसको नाम देता हूं क्यू। तो एंगल ए क्यू बी की जो वैल्यू आएगी, अगर मैं बोलता हूं ये एंगल एक्स है, तो ये एंगल हमेशा 2x का आता है। ये है हमारी थ्योरम। तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट एनी पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये एंगल अगर यहां पे मान लेते हैं हम, ये एंगल अगर होता मान लेते हैं 30 डिग्री का, तो ये एंगल गारंटी से कितने का होता? 60 डिग्री का। तो ये एक थ्योरम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसका इस्तेमाल आगे समझ में आएगा कि कैसे सवालों में करते हैं। बट अभी आपको क्या सीखना है, सेंटर पे जो एंगल है वो हमेशा इस वाले एंगल का ट्वाइस होगा, डबल होगा। और इसका प्रूफ बहुत आसान है। इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में दोनों में हम एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा के इस एंगल को इससे कंपेयर करते हैं, इस एंगल को इससे कंपेयर करते हैं, फिर दोनों को ऐड कर देते हैं और इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो रिजल्ट आ जाता है। बट क्योंकि वन शॉट है इसीलिए ज्यादा डिटेल में मैं जाना नहीं चाह रहा हूं, आपको बस रिजल्ट जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। अब इसी थ्योरम की मदद से नेक्स्ट थ्योरम आती है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब आप यहां पे देखो, बहुत आसानी से समझ में आने वाला है आपको कि अगर मैं एक आर्क लेता हूं वापस से, यही वाली ए ओ बी, और इससे जो सेंटर पे एंगल आया, तो इससे जो सेंटर पे एंगल आया वो आपको पता है कि कहीं पे भी आप जो दूसरी एंगल लेने वाले हो उससे ट्वाइस होगा। तो अगर मैंने एंगल यहां पे लिया है इस तरीके से, पर कोई और जो है बच्चा जो है वो बोल सकता है कि सर मैं तो एंगल इस तरीके से लेना चाहता हूं, कोई और जो है वो बोलेगा मैं तो इस तरीके से लेना चाहता हूं। तो कहीं पर भी आप एंगल ले लो, आप जो भी एंगल लोगे, तो ये वाले जो एंगल होते हैं वो हमेशा इसके इस वाले एंगल के हाफ होते हैं, क्योंकि ये एंगल इनसे ट्वाइस होता है। तो ये वाला एंगल हमेशा इन एंगल से 2 टाइम्स होगा। ये हम पिछले थ्योरम में पढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये एंगल ये एंगल ये एंगल आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे, और इसी को हम बोलते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो अगर इसको आप समझना चाहोगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और इसमें क्या होता है बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं, पर कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, आपको बस सेगमेंट जो है अच्छी तरीके से देखना आना चाहिए। तो अगर मैं बोलता हूं कि ये एक एंगल मैंने बनाया इस आर्क से, और फिर इसी आर्क से मैंने दूसरा एंगल यहां पे बना दिया कुछ इस तरीके से,
तो आप देखो क्योंकि ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट में है, इसी सेगमेंट के थ्रू ये एंगल बनाए गए हैं, तो इसकी जो भी वैल्यू होगी, मान लेते हैं ये 50 डिग्री का है, तो ये भी गारंटी से 50 डिग्री का ही होगा, और इसको हम बोलते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। इसका इस्तेमाल भी सवालों के अंदर काफी ज्यादा आता है, और इसी थ्योरम का एक एक्सटेंशन होता है ये वाला। तो यहां पर आप देखिए कि इस तरीके से अगर मैं एक सर्कल बनाता हूं, और यहां पे मैंने सेंटर से पास करते हुए डायमीटर बना दिया, तो अभी अभी हमने देखा था कि ये जो एंगल बनता है वो हमेशा जो बाकी का एंगल बनता है उससे ट्वाइस होता है। तो अगर मैं इसी, आप देखिए मैं आर्क कौन सी ले रहा हूं, यहां से लेके यहां तक की ये वाली आर्क में ले रहा हूं, यहां से लेके यहां तक की ये वाली आर्क में ले रहा हूं, और इस वाली आर्क में आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं इस तरीके से एक एंगल मान लो यहां पे बना देता हूं, तो ये एंगल जो है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितना है, 180 डिग्री का है, और हमने देखा था कि ये जो एंगल है वो हमेशा इससे ट्वाइस होगा, तो ये 180 का है, तो इसको कितने का होना पड़ेगा, 90 डिग्री का होना पड़ेगा। और इस एंगल को आप चाहे ऐसे बनाओ, चाहे आपका मन करे तो आप ऐसे बनाओ, चाहे आपका मन करे तो आप इसको ऐसे बना लो, कैसे भी बना लो, तो ये जो एंगल है वो हमेशा कितने का आने वाला है, 90 डिग्री का आने वाला है। इसीलिए हम बोलते हैं कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल। लॉजिक क्या है वो आपको समझ में आ रहा होगा, और इसका इस्तेमाल भी सवालों में काफी आता है। तो इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि ये जो थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपने देखा होगा कि इसी की मदद से हमने इसको प्रूव कर दिया, और इसी की मदद से हम इस वाले रिजल्ट को भी लेके आए हैं। तो ये तीनों थ्योरम आपको समझनी पड़ेंगी और इनका इस्तेमाल सवालों में लगाना पड़ेगा। आइए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे बोल रहा है साइक्लिक प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि साइक्लिक किसे कहते हैं। साइक्लिक कहते हैं ऐसे फिगर को जिससे एक सर्कल पास हो रहा हो। अगर मैंने एक मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल बना दिया, इस तरीके से कोई सा क्वाड्रिलेटरल बना दिया, और इस क्वाड्रिलेटरल से मैं एक सर्कल पास कर दूं जो कि सर्कम सर्कल होगा इसके लिए, तो सर्कम सर्कल तो आपने पढ़ा ही था। तो ये अगर ए बी सी डी आपने क्वाड्रिलेटरल बनाया था और उससे एक सर्कल पास हो गया है, तो ए बी सी डी जो है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन चुका है। तो ऐसे फिगर्स को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं जिससे एक सर्कम सर्कल पास कर रहा हो। अब इसके बाद ये जो पॉइंट्स एबीसीडी है इनको कौन साइक्लिक पॉइंट्स बोल देते हैं। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि उसके अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है, सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज, अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब अगर याद नहीं है तो मैं दिला देता हूं याद। सप्लीमेंट्री ऐसे एंगल्स को कहते थे जिनका की सम जो है वो कितना आ जाए, 180 डिग्री आ जाए। तो अगर मैं यहां पे बात करूं, तो अगर आपको बोल दिया गया है कि ये जो एबीसीडी है वो साइक्लिक है और आपको दिख भी रहा है कि सर्कल पास कर रहा है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी हमेशा 180 आएगा, और एंगल बी प्लस एंगल डी हमेशा 180 आएगा। अगर साइक्लिक है तो ये चीज ट्रू है, और ये चीज ट्रू है तो साइक्लिक होना पड़ेगा। दोनों बात एक दूसरे को रिलेट करती हैं, तो ये आपको इंपॉर्टेंट समझ में आना चाहिए। आप इसको नोट कर लीजिए कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है तो अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, ये बात बिल्कुल सही है। और अगर किसी में अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं तो उसको साइक्लिक होना पड़ेगा, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से ये वाली जो चीज है वो भी कवर होती है। अपोजिट ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, यही हमारी अगली जो मैंने आपको बताया था अभी अभी वो इधर आ चुका है। और इसका मतलब वापस से देख लेते हैं। तो अगर ये एंगल मान लेते हैं 80 डिग्री का है, तो 180 एक दूसरे का सम होना चाहिए, तो इसको फिर कितने का होना पड़ जाएगा, 100 डिग्री का होना पड़ जाएगा। इस तरीके से सवालों में इनका इस्तेमाल आएगा, अभी हम तो करके देखेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो हम देख लेते हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ सप्लीमेंट्री देन द हाफ, जो कि हम कवर कर चुके हैं। तो पहला पॉइंट तो मुझे लगता है वेरी इजीली क्लियर हो चुका है। एंगल ऑफ अ मेजर सेगमेंट इज एक्यूट एंड एंगल ऑफ अ माइनर सेगमेंट इज ऑब्ट्यूज। तो इसका क्या मतलब है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। एंगल इन अ मेजर सेगमेंट, तो मेजर सेगमेंट क्या होगा और माइनर सेगमेंट क्या होगा देख लेते हैं। तो ये हो गया है आपका सर्कल, और नीचे वाला जो है वो क्या हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा माइनर सेगमेंट, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट। अब एंगल इन अ मेजर सेगमेंट का क्या मतलब है कि अगर आप इस तरीके से कोई एक एंगल बनाओगे, तो ये एंगल जो है वो किस में आया, मेजर सेगमेंट में आया। और इस तरीके से अगर आप कोई एंगल बनाओगे इधर, तो ये जो एंगल है वो किस में आया, माइनर सेगमेंट में।
तो वो बोल रहा है कि ये जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ऑब्ट्यूज यानी कि ग्रेटर देन 90, और ये जो एंगल है वो कितना होगा, एक्यूट एंगल होगा यानी कि लेस देन 90। तो ये जो पॉइंट है उसका सिंपल सा इतना सा मतलब है कि अगर आप मेजर सेगमेंट में एंगल ड्रॉ कर रहे हो तो उसकी वैल्यू 90 से कम आती है, और माइनर सेगमेंट में एंगल ड्रॉ कर रहे हो तो उसकी वैल्यू 90 से ज्यादा आती है, जैसा कि आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो। आगे कुछ है, आगे कुछ नहीं है, एडजॉइनिंग फिगर, हाँ तो इसी चीज को वो एक्सप्लेन कर रहा है इधर। तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे एक और थ्योरम आ गई है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर। ओके, इस थ्योरम का क्या मतलब है आइए समझते हैं। तो बोल रहा है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अगर हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि ए बी सी डी से एक सर्कल पास हो रहा है, तो बोल रहा है कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो उसके इंटीरियर एंगल के इक्वल टू द इंटीरियर। ओके, तो ये जो एंगल है वो ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर आएगा, और बहुत ही इजी प्रूफ है, मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखो ये जो एंगल आपको दिख रहा है बी सी डी, नहीं ये जो एंगल ए बी सी है, एंगल ए बी सी और एंगल ए डी सी, तो यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो आपको दिखा, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। क्यों, अभी अभी हमने पढ़ा था कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। और अभी एक चीज आपको दिख रही होगी कि ये जो एंगल है वो एक स्ट्रेट लाइन पर आ रहा है, तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई शुड ऑल्सो बी 180 डिग्री, क्योंकि वो क्या है, लीनियर पेयर। अब अगर आप देख सकते हो तो ये भी चीज 180 के बराबर है, ये भी चीज 180 के बराबर है, इसका मतलब इन दोनों को आपस में बराबर होना पड़ेगा। तो जब मैं एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये इससे कट जाएगा, और यहां से एंगल ए डी सी इक्वल्स टू एंगल सी बी ई आ चुका है। और यही चीज जो है वो रेड एंगल से मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो एंगल है वो इसके बराबर आएगा। सिंपल सी बात है, और इसका प्रूफ भी कितना आसान है आप देख रहे हो। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। आगे आ चुके प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलूंगा कि इन क्वेश्चंस को आप वीडियो को पॉज करें और पहले खुद से लगाने की कोशिश करें। अगर आपसे खुद से हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, और नहीं होते तो फिर आप देखें कि आप किस स्टेप में मिस्टेक कर रहे हैं, कौन सी थ्योरम जो है वो आप लगा नहीं पा रहे हैं, फिर जाके आप उस थ्योरम को रिवाइज करें, तब जाके आपसे ये सवाल हो जाएंगे। मेरा सॉल्यूशन देख के आपको समझ में तो आ ही जाएगा। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। बोल रहा है ये जो फिगर है इसमें ए और सी की वैल्यू 110 डिग्री यानी कि 110 डिग्री दे रखी है, वो आपको समझ में आ रहा होगा। अब सबसे पहले हमको एडीसी की बात करनी है। तो एडीसी आपको दिख रहा होगा ये वाला एंगल है, और एडीसी की वैल्यू तो बड़े आसानी से हम बता सकते हैं। हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर सेंटर में जो एंगल होता है उसका जो आधा होता है वो एंगल यहां पर होता है। तो सेंटर में एंगल कितना है, 110 डिग्री का है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि एडीसी की जो वैल्यू आएगी वो 55 डिग्री आ जाएगी। पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरे की बात करते हैं, एबीसी। तो एबीसी की अगर मैं बात करूं तो एबीसी में आपको दिख रहा होगा कि ये जो एबीसीडी आपको पूरा का पूरा दिख रहा है, एबीसीडी आपको पूरा का पूरा दिख रहा है, ये जो है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमने देखा था कि अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, उनका जो सम होता है अपोजिट एंगल्स का सम 180 आएगा। तो ये जो एंगल आपको दिख रहा है और ये जो एंगल आपको दिख रहा है, इन दोनों का सम 180 आना चाहिए, और इसकी वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं जो कि कितनी है, 55। तो अगर मैं एंगल एबीसी की बात करूं तो एंगल एबीसी प्लस 55 डिग्री जो है वो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो यहां से एंगल एबीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एबीसी इक्वल्स टू 180 माइनस 55, जो कि हो जाएगा एंगल एबीसी इक्वल्स टू 125 डिग्री। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो चुका है। अब हम देखते हैं OAC की वैल्यू। तो OAC ये वाला है। अब OAC के लिए आपको थोड़ा सा ट्रायंगल की नॉलेज होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि OAC कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल के अंदर अगर आप देख सकते हैं तो OA और OC दोनों ही रेडियस ऑफ द ट्रायंगल है। OA रेडियस ऑफ द ट्रायंगल है, OC भी रेडियस ऑफ द ट्रायंगल है।
और रेडियस ऑफ द ट्राइंगल है, इसका मतलब ये जो साइड है वो इस वाली साइड के बराबर हो गई। इसका मतलब अगर मैं इस ट्राइंगल को यहां पे इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूं अलग से, तो आप देखिए ए ओ सी, और ये एंगल है 110 का, पर ये साइड इस साइड के बराबर है। इसका मतलब इन दोनों एंगल को एक दूसरे के बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर जो साइड्स होती हैं उनके अपोजिट के एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो अगर मैं बोलता हूं कि ये एंगल x है तो इसको भी x होना पड़ेगा। अब इन तीनों एंगल से हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो x प्लस x प्लस 110 शुड बी इक्वल्स टू 180, क्योंकि तीनों एंगल का सम जो ट्राइंगल के अंदर होता है वो 180 होता है। तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 110, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 70, और ये 2x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70/2, यानी कि x बराबर कितना आ गया है 35 डिग्री। तो इस तरीके से आपका तीसरा पार्ट भी हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको बेसिक थ्योरम्स का एप्लीकेशन समझ में आ रहा होगा, और अब हम देखते हैं कि इनको हम आगे के सवालों में किस तरीके से लगाएंगे। नेक्स्ट है कि ये जो फिगर आपको दिया है इसमें PQ जो वैल्यू है, PQ की जो वैल्यू है PR के बराबर है, यानी कि दो साइड्स बराबर है, और एंगल PRQ 70 डिग्री दिया है, तो हमको एंगल QAR की वैल्यू बतानी है। अब QAR जो एंगल हमको निकालना होता है उसको हम x मान लेते हैं, तो मान लेते हैं ये एंगल x है। अब आप समझो कि QAR की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। तो आपको यहां पे दिख रहा होगा कि ये एंगल अगर इसके बराबर है, सॉरी आपको दिख रहा होगा कि ये साइड अगर इसके बराबर है तो ये एंगल भी एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि ये एंगल भी 70 डिग्री का हो जाएगा। अभी अभी आपने देखा कि किसी ट्राइंगल के अंदर अगर दो साइड्स बराबर होती हैं तो उसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो ये 70 का आ गया। इसके अलावा हम क्या कुछ कर सकते हैं, एक और चीज कर सकते हैं कि अभी अभी हमने देखा था कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो आप देख सकते हैं कि QAR, तो आप देख सकते हैं ये जो सेगमेंट आ रहा है और ये जो सेगमेंट आ रहा है वो QR पर ही आ रहा है, QR पर ही आ रहा है। इसका मतलब ये जो एंगल है X, तो ये भी एंगल कितना होगा, X के बराबर होगा। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब आपको दिख रहा होगा ट्राइंगल PQR, तो ट्राइंगल PQR के अंदर आप एंगल सम प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। तो यहां से आपको दिख जाएगा कि x प्लस 70 शुड बी इक्वल टू 180, तो x प्लस 140 कितना आ गया है 180, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 40, तो सॉरी 140, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 40 डिग्री। और इस तरीके से ये जो आंसर है वो हो चुका है, QAR की वैल्यू 40 डिग्री आ गई है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें हमने जो थ्योरम्स पढ़ी थी वो लगाई है, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, और इस तरीके से इजीली ये क्वेश्चन हो चुका है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि ये जो गिवन फिगर है उसमें जो सर्कल है वो पास कर रहा है ABC और D से। BAC की वैल्यू हमको दी हुई है 67 डिग्री। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल आपको दिख रहा है इसकी वैल्यू कितनी है 67 डिग्री गिवन है। तो हमको DBC प्लस DCB बताना है, DBC प्लस DCB, तो ये एंगल प्लस ये एंगल की वैल्यू हमको बतानी है। तो सबसे पहले आपको जो चीज नोटिस करनी चाहिए वो ये कि BC से BAC ये एंगल आया और BC से ही BDC ये एंगल आया, तो ये एंगल भी कितने का हो जाएगा 67 डिग्री का हो जाएगा, बिकॉज एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये बात जो है वो आपको पता होनी चाहिए। अब आपको सिंपली दिख रहा होगा कि ट्राइंगल BCD के अंदर अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो 67 डिग्री प्लस एंगल DBC प्लस एंगल DCB शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां से आप एंगल DBC प्लस एंगल DCB की वैल्यू निकाल सकते हो 180 माइनस 67, जो कि कितना आ जाएगा 113 डिग्री। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। वापस से इसमें छोटी सी जो एप्लीकेशन थी हमारी थ्योरम की कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो ये एंगल इसके बराबर हो गया, फिर हमको ट्राइंगल दिख गया तो हमने उसकी मदद से ये इजीली प्रूव कर दिया, प्रूव नहीं फाइंड कर दिया। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि ये जो फिगर है BC जो है पैरेलल टू DE है, ऐसा हमको गिवन है, और O सेंटर है, CDE की वैल्यू हमको x गिवन है। तो हमको BAC की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, तो मैं अभी के लिए इस वाले एंगल की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अभी के लिए मैं इस वाले एंगल को बोल देता हूं कि ये जो है वो एंगल y है।
अब आप देखिए कि आपको गिवन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है ये एक। तो आपको गिवन क्या है कि BC जो है वो DE के पैरेलल है। अगर BC DE के पैरेलल है तो आपको यहाँ पे एक Z बनता दिख रहा होगा। जब भी Z बनता है हमारे पास तो हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगा देते हैं। तो ये एंगल अगर x का है तो ये एंगल भी कितने का हो जाएगा, x का हो जाएगा। एक तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो मैं बोल देता हूं कि एंगल BCD इज ऑल्सो इक्वल टू x डिग्री बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहां पे हम देखते हैं कि हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए BAC। अब BAC डायरेक्ट तो नहीं आ रहा, ये तो मुझे दिख गया। तो मैं क्या करूंगा कि इसको इससे ज्वाइन कर दो, तो ये इसको इससे ज्वाइन कर दो और इसको इससे ज्वाइन कर दो। ऐसा आप करोगे तो आपको एक फायदा दिखेगा। जो फायदा क्या है कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, तो अगर ये एंगल आप देख पा रहे हो, बीच वाला जो एंगल है, एंगल COE, क्या आपको एंगल COE दिख रहा है? मैं बोल रहा हूं ये जो एंगल COE है वो CE आर्क पर आ रहा है। आप बोलोगे हाँ आ रहा है, एंगल COE CE आर्क पर आ रहा है। और ये जो एंगल EDC है वो भी CE आर्क पर ही आ रहा है। EDC और COE दोनों सेम आर्क पर आ रहे हैं। और इसके लिए तो हमने थ्योरम पढ़ी थी अभी। इसके लिए क्या थ्योरम पढ़ी थी कि तो ये जो एंगल है वो 2x हो जाएगा, क्योंकि सेंटर पे जो एंगल आता है वो सामने वाली साइड से ट्वाइस होता है। तो जब आर्क पे एंगल आता है तो सेंटर पे एंगल वाला जो एंगल होता है वो 2 टाइम्स होता है। तो COE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x। और फिर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा जो थ्योरम हमने पढ़ी थी कि एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस ऑफ द एंगल एट द आर्क। यहां पर ये आप लिख दोगे। अब सेम लॉजिक आप लगाओ। आपने CE आर्क के लिए देख लिया, अब आप BD आर्क के लिए देखो। BD आर्क के लिए देखो तो यहां पे आपको सेंटर में ये एंगल दिख रहा है। मैं इसके लिए दूसरा कलर ले लेता हूं। सेंटर में आपको ये एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल। और सेंटर के बाद आपको दिख रहा होगा कि ये जो एंगल है ये जो एंगल है वो इसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि DB जो आर्क है उससे आप ये वाला एंगल एक बनाए हम लोग और इसी से आपने सेंटर पे ये वाला एंगल बनाया, तो ये एंगल भी कितने का हो जाएगा, 2x का हो जाएगा। तो यहां से हम सेम चीज लिख देंगे कि एंगल BOD इज ऑल्सो इक्वल टू 2x और लॉजिक जो है वो सेम आ जाएगा। अब आप देखिए कि आपको DOE जो लाइन दिख रही है, ये जो लाइन दिख रही है, इस पे हमने दो एंगल पता कर लिए। तो मैं एंगल BOC यानी कि ये जो बीच वाला एंगल है ये निकाल सकता हूं। कैसे? मुझे पता है कि एंगल BOC प्लस एंगल ये जो लेफ्ट वाला है और ये जो राइट वाला है यानी कि 2x प्लस 2x। अब देखिए ये तीनों एंगल मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं। आपको दिख रहा होगा तीनों एंगल मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं। तो इसके लिए हमने लिख दिया दिस सम इज इक्वल टू 180। तो यहां से एंगल BOC की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 180 माइनस 4x। अब यहां तक अगर आप आ चुके हो तो आपका सवाल होने वाला है कैसे, मैं बता देता हूं। देखिए आपको अगर ये वाला एंगल मिल गया है तो अब जो हमने थ्योरम दो बार यहां पे लगाई है, एक बार यहां पर एक बार यहां पे, उसको लास्ट बार और लगाएंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो एंगल है वो इसका हाफ होना चाहिए, इसका सॉरी ये जो एंगल है वो इसका ट्वाइस होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि 2y शुड बी इक्वल टू एंगल BOC। और ऐसा लिखते साथ ही आप देखिए 2y की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस 4x। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 4x बाय 2। और जब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 माइनस 2x। और यही तो हमको चाहिए था, y की वैल्यू चाहिए थी हमको x के टर्म्स में। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो हमने थ्योरम पढ़ी थी वो इसी सवाल के अंदर 3 बार लगानी पड़ी, तब जाके ये हमारा आंसर आया। तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अच्छा सवाल है, मैं बोलूंगा कि आप इसकी एक बार प्रैक्टिस जरूर करना और इसको आप खुद से सॉल्व करके जरूर देखना। पेपर में इस तरीके के सवाल आने के काफी चांसेस होते हैं। तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है उसमें हमको एक फिगर दिया गया है जिसमें कि बोल रहा है AC जो है वो डायमीटर है। AC डायमीटर है, ये हमको समझ में आ गया। AB जो है वो BC के बराबर है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। और AED की वैल्यू हमको दी गई है 118 डिग्री। तो DEC की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले हमें बताना है DEC।
अब जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि DEC बताने के लिए सबसे पहले DEC आपको बनाना भी पड़ेगा, तो पहले मुझे E से C को ज्वाइन करना पड़ेगा। और जैसे ही मैं ऐसा करूंगा तो मुझे दिख चुका है, क्या आप लोगों को दिखा कि एंगल AEC इज इक्वल टू 90 डिग्री। लॉजिक कौन बताएगा? लॉजिक भी हम बताएंगे कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90। तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ये आपको पेपर में भी इस तरीके से लिखना पड़ता है। तो ये हो गया। अब आप चीज देख सकते हैं कि ये पूरा 118 का है और ये अकेला 90 का है, तो बाकी का बचा हुआ क्या हो जाएगा? DEC। तो एंगल DEC प्लस एंगल AEC इज इक्वल टू 118 डिग्री, और AEC की वैल्यू तो आप निकाल चुके हो, तो एंगल DEC प्लस 90 इज इक्वल टू 118 डिग्री। तो एंगल DEC जो है वो हो जाएगा 118 माइनस 90, तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है? 28 डिग्री। तो ये आपका हुआ पहला पार्ट। अब बात कर रहा है कि एंगल DAB की वैल्यू बताओ। तो DAB भी जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी तो फिगर में है नहीं, तो DAB आपको D से A को ज्वाइन करना पड़ेगा, तब आपके पास क्या आ जाएगा? DAB। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि ABC इस लॉजिक की वजह से 90 डिग्री का हो जाएगा, और अगर ये 90 डिग्री का हो गया तो इन दोनों एंगल को एक दूसरे के बराबर होना पड़ेगा। बताओ क्यों? क्योंकि ये साइड अगर इसके बराबर है तो वापस से आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो अपोजिट साइड्स होती हैं अगर वो इक्वल हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि ये अगर 90 है तो इसको मैं अभी के लिए अगर x बोल देता हूं, इसको मैं x बोल देता हूं, तो x प्लस 90 शुड बी इक्वल टू 180। तो यहां से 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 उधर चले जाएगा, तो 180 माइनस 90, तो 2x कितना आ गया है? 90। तो यानी कि x कितना आ जाएगा? 45। तो मुझे पता लग गया कि ये जो एंगल है वो कितना है? 45 का। बट क्या अभी हमारे पास ये वाला एंगल आया? अगर मैं ये वाला एंगल और निकाल लूंगा यानी कि बाई, अगर मैं ये वाला एंगल और निकाल लूंगा यानी कि y, तो x प्लस वाई करके आप देख सकते हैं कि DAB जो हमको चाहिए वो निकल आएगा। अब y एंगल लाने के लिए हमारे पास क्या है? दिस सेगमेंट, और हाँ तो दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि CD सेगमेंट से ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है वो दोनों CD सेगमेंट से ही आ रहा है। तो एंगल y जो है सेम सेगमेंट की वजह से इस वाले एंगल के बराबर होगा, और इसकी वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, ये कितना है? 28 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y इज इक्वल टू 28 डिग्री बिकॉज एंगल इन द सेम सेगमेंट, और सेगमेंट कौन सा है? DC। तो x प्लस वाई अगर हम कर देते हैं तो हमारे पास DAB की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 45 प्लस 28, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 73 डिग्री। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन में हमको क्या करना है। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो फिगर है इसमें हमको एडजॉइनिंग फिगर को जो देखना है, ओ जो है वो सेंटर है, AC और BD जो कॉर्ड्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हमको गिवन है, और OAB को A बोल रहा है, DBC को B बोल रहा है, और शो करना है हमको कि एंगल A जो है वो एंगल B के बराबर है। अब इस तरीके का सवाल सबसे पहली बार जब आप देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसको स्टार्ट किस तरीके से करना है। तो स्टार्ट आप देखिए, सर्कल के जो सवाल होते हैं, सर्कल जो फिगर है उसके अंदर सेंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यहां पर हम उसी चीज को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आप देखिए कि ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ट्राइंगल OAB, इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं बात करूं सेंटर पे जो एंगल है वो क्या आ रहा है A के टर्म्स में, तो क्या मैं बता सकता हूं? अब देखिए, ये एंगल अगर A है और ये एंगल नहीं मुझे पता, पर मुझे इतना पता है कि ये OA रेडियस है और OB भी रेडियस है। इसका मतलब ये साइड जो है वो इस साइड के बराबर होगी, और वापस से आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ये एंगल भी कितने का आ जाएगा? A का। और अगर ये एंगल भी A का आ गया है तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 2A, यानी कि मैं इस वाले एंगल को निकाल चुका हूं जो कि कितना आ गया है? 180 माइनस 2A। और हमको पता है कि ये जो एंगल है इसका हाफ एंगल जो है वो ये वाला होगा जो कि हमने थ्योरम पढ़ी थी। तो एंगल AC
बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ ऑफ एंगल AOB। और यहां पर आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा जो हमने थ्योरम पढ़ी थी वो वाली। तो यहां से एंगल ACB की वैल्यू कितनी आ गई है, 90 माइनस A। और जैसे ही आपने ये लिखा तो मुझे लगता है कि आपका सवाल होने वाला है। कैसे, आइए देखते हैं। तो देखिए ये 90 का है तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी 90 का होगा। अब आप देख रहे हैं कि इस वाले ट्राइंगल के अंदर जिसमें मैं ये क्रॉस लगा रहा हूं, इसके अंदर 3 एंगल हैं और तीनों आपको पता है। तो इस ट्राइंगल के अंदर आप एंगल सम प्रॉपर्टी फटाफट से एक बार लगा दो तो आपको दिखेगा कि B प्लस 90 प्लस 90 माइनस A जो कि है ACB की वैल्यू, ये वाली वैल्यू मैंने यहां पे पुट करी है। तीसरा एंगल क्योंकि हमारा ACB है और इन तीनों का समझा हुआ कितना आना चाहिए, 180। तो यहां से आप देख रहे हैं B प्लस 180 माइनस A इज इक्वल टू 180 आ रहा है। तो इस तरीके से 180 से 180 कट जाएगा तो B माइनस A कितना आ गया है, 0। और B माइनस A अगर 0 है तो B जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, A के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आ रहे होंगे। और अगर अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखे आपको समझ में आ रहे होंगे तो मैं ये जो क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं मैं आपको होमवर्क में देना चाहूंगा। और यहां से आप चेक कर सकते हैं कि आपको इस तरीके के सवाल करना आ रहे हैं कि नहीं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, आप इसका आंसर कमेंट में जरूर लिखना। ये क्वेश्चन जो है वो भी आपके लिए होमवर्क में है और एक 2 क्वेश्चन और हैं, ये भी आपके लिए होमवर्क में है और ये भी आपके लिए होमवर्क में। अगर आपसे आते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आते हैं तो आप टेंशन मत लीजिए, आप बस नीचे लिख देना कमेंट में कि ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप हमें करवाओ। तो अभी आने वाली जो लाइव क्लासेस हैं उन लाइव क्लासेस में आपको इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जो है मैं आपको कराऊंगा, जिससे कि आप अभी एक बार इनको ट्राई कर लें और जब आप लाइव क्लासेस में जुड़ेंगे तो इनके सॉल्यूशन देख के आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहां गलती कर रहे थे। तो इस तरीके से हमारा जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट हमारे पास आ चुके हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि आपको समझ में आने चाहिए और सवालों में इनका इस्तेमाल डायरेक्ट करना आना चाहिए। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी देखे थे, अब हमको ये वाले कुछ रिजल्ट और देखने हैं जो कि हम अगले सवालों में इस्तेमाल करेंगे। पहला रिजल्ट है कि इन अ सर्कल इक्वल कॉर्ड सब्सटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। अगर 2 कॉर्ड बराबर हैं, तो स्टार्टिंग में हमने देखा था कि 2 कॉर्ड अगर बराबर हैं तो वो सेंटर से बराबर की दूरी पर होती हैं। और अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर 2 कॉर्ड बराबर हैं तो वो सेंटर पे बराबर का एंगल बनाएंगी, यानी कि ये जो एंगल आएगा AOB वो एंगल आएगा COD के इक्वल। और बहुत ही इजी प्रूफ है, आप देख सकते हैं कि ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये रेडियस है। तो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर S से आप इन दोनों ट्रायंगल को इजीली कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। और जैसे ही आप कॉन्ग्रुएंट कर दोगे तो एंगल्स भी CPCD से इक्वल हो जाएंगे। तो इसीलिए आज के बाद आपको पता होना चाहिए कि अगर 2 कॉर्ड इक्वल हैं तो वो जो सेंटर पर एंगल बनाएंगी वो दोनों एंगल भी बराबर होंगे। इसके बाद बोल रहा है कि ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। ठीक है, तो ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है कि अगर ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो कि इस तरीके से एक सर्कल के अंदर है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, तीनों का सम 360 होगा। इसीलिए आपस में इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120 डिग्री। बेसिक सी बात है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है वो हर जगह से सिमेट्रिक होता है, इसीलिए आप ये जो रिजल्ट है बहुत आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो बोल रहा है कि अगर AOB, ठीक है, तो अगर हमारे पास स्क्वायर है तो ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। अगर हमारे पास पेंटागन है तो ये एंगल 72 डिग्री का हो जाएगा। अगर हमारे पास हेक्सागन है तो ये एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा। यानी कि बात समझ में जो आपको आनी चाहिए वो ये है कि सेंट्रल एंगल कोई भी फिगर क्या बना रहा है वो इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए यहाँ पे आपको सेंट्रल एंगल के बारे में बता रहे हैं कि स्क्वायर जो है वो 90 बनाता है, पेंटागन जो है वो 72 बनाता है और हेक्सागन जो है वो 60 डिग्री बनाता है। बहुत ही बेसिक सी बात है और आप इजीली समझ भी सकते हैं कि अगर मैं सर्कल के अंदर स्क्वायर बनाऊंगा तो यहां से आप देख सकते हैं कि सेंटर पे जो एंगल आएगा वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। अगर मैं हेक्सागन बनाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि सेंटर पर जो एंगल आएगा वो 6 बराबर हिस्सों में डिवाइड होगा। इसीलिए 360/6 करेंगे तो 60 आता है, ये गलत लिख दिया है। 360/6 आता है तो 60 होता है, 360/4 आता है तो 90 होता है। इसी तरीके से पेंटागन में 360/5 आता है तो 72 हो जाता है। सेंट्रल एंगल की बात हो रही है। अब ये एक अच्छा रिजल्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए कि जिस रेशो में हमारी कॉर्ड डिवाइड हो रही है या फिर जिस रेशो में हमारी आर्क डिवाइड हो रही है उसी रेशो में जो सेंट्रल एंगल है वो भी डिवाइड होगा।
अगर कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी 7:5 रेशो में डिवाइड हो रहे हैं तो उनका जो सेंट्रल एंगल है वो भी 7:5 में डिवाइड होगा। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि हम आगे सवालों में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसके बेसिस पे जो सवाल है वो किस तरीके के हैं। सबसे पहले हमारे पास सवाल आता है कि ये जो फिगर है इसमें लेंथ ऑफ आर्क ए बी और लेंथ ऑफ आर्क बी सी जो है वो 3:2 में है। तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि आर्क ए बी और आर्क बी सी जो है वो 3:2 में है। और अभी अभी हमने देखा कि जिस रेशो में ये जो आर्क होती है उसी रेशो में सेंट्रल एंगल होता है। तो ए बी से सेंट्रल एंगल कौन सा बन रहा है? एओबी। तो एंगल एओबी ओवर सेम रेशो में हम किसको रखेंगे? बीसी से जो एंगल बन रहा है सेंटर पे तो वो बन रहा है बीओसी। तो ये जो रेशो है वो इसके बराबर भी हो जाएगा। तो जैसे ही हमको ये पता लगा कि ये दोनों आर्क इस तरीके से रेशो में है तो हमने उनका सेंट्रल एंगल भी यहाँ पे लिख दिया। और अब आप देखिए कि एओबी की वैल्यू तो हमको गिवन नहीं दे रखी है, वो कितनी है? 96 डिग्री। तो एओबी की वैल्यू आप यहाँ पे 96 पुट कर देना। तो देखते हैं फिर हमको क्या पूछ रहा है। सबसे पहले वो पूछ रहा है एंगल सीएबी की वैल्यू बताओ। तो यहां से जो मुझे दिख रहा है मैं तो वो पहले फाइंड कर लेता हूं। तो 3/2 और ये यहाँ पे 96 हमें पता ही है। तो 3/2 इज इक्वल टू 96 ओवर BOC एंगल। तो यहां से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एंगल BOC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 टाइम्स 96 डिवाइडेड बाय 3। और इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो 3 और ये आ जाएगा 2। तो एंगल BOC की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है? 64 डिग्री। तो एक चीज जो है वो आपको यहाँ पे पता लग चुकी है। अब जो वो बोल रहा है उसको हम फाइंड करेंगे। एंगल CAB हमको फाइंड करना है। CAB अगर आप देख रहे हैं तो CAB ये वाला एंगल है। अब सेंटर जो है वो O पर है तो BOC आपको पता लग गया है ये वाला एंगल, और 96 डिग्री ये वाला एंगल भी हमको पता है। तो क्या हम ये जो एंगल हमको निकालना है यानी कि CAB, उसके लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो मेरे को जो एंगल नहीं पता होता मैं उसको x मान लेता हूं। और ये एंगल हमें पता है कितने का है? 96 का। और ये एंगल हमने निकाल दिया है, ये एंगल कितने का है? 64 का। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ये जो एंगल x है आप देख सकते हैं कि अगर मैं सेगमेंट ले लूं BC, तो BC जो है वो सेंटर पे एंगल बना रहा है BOC, और इधर से इस वाले आर्क पर एंगल बना रहा है x। तो यहां से आप लोग जो हमने थ्योरम पढ़ी थी वो लिख सकते हो कि एंगल BOC इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल BAC। सेगमेंट आपको दिख रहा होगा, ये सेगमेंट आ गया BC, सेंटर पे एंगल बनना है इसी सेगमेंट से, और इसी सेगमेंट से सर्कल की आर्क पर ये वाला एंगल बन रहा है। तो यहां से BOC की वैल्यू तो हमको पता है 64 डिग्री। तो BAC की वैल्यू जो है हमको निकालनी भी है। BAC या CAB एक ही बात होती है। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल CAB, और यहां से आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो एंगल CAB की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई है? 32 डिग्री। तो ये हमारा पहला पार्ट हो चुका है। अब हमको बताना है एंगल ADB के बारे में। यहां पर आपको दिख रहा होगा ADB हमारे सवाल में है तो नहीं, तो हमको उसको बनाना पड़ेगा। तो ADB में बना देता हूं। ये हमने A से लेके D और B से लेके D को ज्वाइन कर दिया। तो अब यहां पर हमको एंगल कौन सा बताना है? ADB। और जैसा कि मैंने आपसे बोला जो एंगल मुझे बताना रहता है मैं उसको x मान लेता हूं, जिससे कि एंगल जो है हमको दिखता रहता है। तो ADB के लिए सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा कि ADB और C एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि ADBC इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और अगर वो साइक्लिक है तो उसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। बट क्या हमको ये वाला एंगल पता है? ये वाला एंगल अगर हमको पता होगा तो हम अपोजिट एंगल्स का सम 180 लगा सकते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए ये एंगल हमको पता है, ये एंगल हम निकाल चुके हैं। ये एंगल हम 32 निकाल चुके थे। और ये जो एंगल है अगर इसकी बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो सेगमेंट आने वाला है वो कौन सा सेगमेंट आने वाला है? ये वाला येलो सेगमेंट। आप देखिए तो येलो सेगमेंट का जो सेंटर पे एंगल है वो ये आ रहा है, और येलो सेगमेंट से ही ACB एंगल भी आ रहा है। तो इसका मतलब जो एंगल ACB की वैल्यू होगी इट विल बी हाफ ऑफ एंगल एट द सेंटर, यानी कि एंगल AOB।
और AOB की वैल्यू तो हमें स्टार्टिंग में ही गिवन थी 96, तो एंगल ACB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 96/2 यानी कि 48 डिग्री। और एंगल ACB पता होने के बाद अब हम इस चीज का इस्तेमाल करेंगे कि ये जो ADBC है वो साइक्लिक है, तो इसका मतलब अपोजिट एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180, तो एंगल ADB प्लस एंगल ACB 180 आना चाहिए। तो एंगल ADB प्लस एंगल ACB शुड बी 180 और ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, opposite angles are supplementary in cyclic quadrilateral। और ऐसा लिखते साथ ही ACB की वैल्यू अब आप निकाल चुके हैं, तो एंगल ADB शुड बी इक्वल टू 180 माइनस एंगल ACB जिसकी की वैल्यू 48 है, तो ये जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी एंगल ADB 132 डिग्री। तो इस तरीके से ये सेकंड पार्ट भी आपका कंप्लीट होता है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर दो साइड किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की पैरेलल है तो हमको प्रूव करना है कि अदर टू साइड्स आर इक्वल। इसका क्या मतलब है ये समझते हैं हम। जैसे कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, आपको दिख रहा होगा इसके क्वाड्रिलेटरल से एक सर्कल पास कर रहा है, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया और उसमें ये जो साइड है वो इसके पैरेलल है, ऐसा हमको गिवन है। तो हमको प्रूव करना है कि AD जो साइड है वो BC के बराबर हो जाएगी। तो प्रूफ क्या करना है वो लिख देते हैं हम। तो टू प्रूफ में हमारे पास है AD शुड बी इक्वल टू BC। अब देखते हैं कि करेंगे किस तरीके से। तो सबसे पहले तो हमको इससे इसको ज्वाइन कर लेना चाहिए और इसको इससे ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि इसकी मदद से हमारे कुछ ट्राइंगल्स बन जाएंगे। अब इसको प्रूव करने के लिए हम ट्राई करते हैं। तो अगर आप इसको प्रूव करोगे तो हमको साइक्लिक तो गिवन ही है, तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे। इसके अलावा आप एंगल इन सेम सेगमेंट भी यहां पे लगा सकते हो, क्योंकि यहां पर आपको सेगमेंट्स दिख रहे होंगे किस तरीके से हैं। तो अब हमको अपोजिट एंगल्स अगर बराबर करने हैं तो मैं लेता हूं ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल BAC। तो हम लेते हैं इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। आप देखिए कि हमने ये दो ट्राइंगल ले लिए हैं। इन दोनों ट्राइंगल में आपको दिख रहा होगा कि AB जो है वो AB के बराबर है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में है तो वो कॉमन हो गई। अब क्या आप कोई एंगल्स बराबर कर सकते हो? तो यहां से अगर मैं बात करूं इस ट्राइंगल के अंदर, तो इस तरीके से आपको ये Z दिख रहा होगा और इस तरीके से एक ये Z भी दिख रहा होगा। तो अगर मैं बात करता हूं, मान लेते हैं ये एंगल जो है वो X का है, तो वो जो एंगल X है आपको दिख रहा होगा कि DA सेगमेंट से आ रहा है, इस वाले सेगमेंट से एंगल X आ रहा है, और इस सेगमेंट से कोई और एंगल भी आ रहा है क्या? तो इसी सेगमेंट से ये वाला एंगल भी आ रहा है। इसका मतलब ये एंगल भी किसके बराबर होगा? इसके बराबर। और ये अगर X है तो अल्टरनेट इंटीरियर से ये वाला एंगल भी X का हो जाएगा, और ये अगर X है तो अल्टरनेट इंटीरियर से ये वाला एंगल भी X का हो जाएगा। बट हमको ऊपर वालों की जरूरत नहीं है, वो तो हमने नीचे वालों को बराबर करने के लिए प्रूव किया। तो आप देख सकते हैं कि ABD ट्राइंगल के अंदर एंगल ABD की वैल्यू किसके बराबर आ चुकी है? एंगल ABD की वैल्यू एंगल BAC के बराबर आ चुकी है। और ऐसा हम प्रूव कर चुके हैं। अभी अभी आपने देखा कि किस तरीके से हमने पैरेलल का और एंगल इन द सेम सेगमेंट का दोनों का इस्तेमाल किया। अब आप देखिए कि दो ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होने वाले हैं। हमने एक साइड कॉमन ले लिया, यानी कि जो कॉमन साइड है उसको बराबर प्रूफ कर दिया, और एक एंगल दूसरे एंगल के बराबर प्रूफ कर दिया है। अगर हम कोई तीसरी चीज लेके आ गए तो ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो उसके लिए अब हमको थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी और चेक करना पड़ेगा कि तीसरी चीज क्या इक्वल हो सकती है। तो ये एंगल हमने इसके बराबर कर दिया। अब इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं, मान लेता हूं मैं ये एंगल Y है, तो AB सेगमेंट से ये एंगल आया है और AB सेगमेंट से ये वाला एंगल भी आया, तो ये भी Y होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि तीसरी चीज भी हमको मिल चुकी है, और इसमें हम लिखेंगे कि एंगल ADB इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू एंगल BCA। ADB, A से D और D से B, तो B से C और C से A, बिल्कुल सही है, एंगल BCA। और
आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी डी जो है वो कॉन्ग्रेंट आ चुका है ट्राइंगल बी ए सी के बाय एंगल साइड रूल। और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो अब हम यहां से गारंटी से बोल सकते हैं कि AD शुड बी इक्वल्स टू BC बाय CPCT, और यही तो हमको प्रूव करना था। तो इसके बाद हम लिख देंगे कि हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से ये सवाल भी प्रूव हो चुका है। और ये जितने भी जनरल सवाल होते हैं ना, जिसमें कि कोई वैल्यू वगैरह नहीं दी रहती, प्रूव करने के जो सवाल होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं और एग्जामिनर को ऐसे सवाल काफी पसंद आते हैं, क्योंकि बच्चों को इन सवालों में कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना होता है। तो इस तरीके के सवाल आप लोग जरूर प्रैक्टिस करें। आइए हम देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। आगे अब आ चुके हैं कुछ ऐसे PYQs जो कि इंपॉर्टेंट है और पहले भी आ चुके हैं, तो उस तरीके के सवाल आपको करने आने चाहिए। तो कुछ ही PYQs जो हैं वो मैं आपको अभी करा रहा हूं। ज्यादातर PYQs जो हैं वो हम लाइव क्लासेस में जरूर अटेम्प्ट करेंगे। तो आइए एक दो हम अटेम्प्ट करके देखते हैं। ये एक अच्छा सवाल है जिसमें कि हमको प्रूव करना है कि अगर हमारे पास AB और CD दो कॉर्ड्स हैं तो हमको AP इंटू PB और CP इंटू PD करना है, जो दोनों कॉर्ड्स हैं वो P पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हम इस तरीके से एक सर्कल बना लेते हैं और हम दो कॉर्ड ले लेते हैं जो कि P पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो एक इस तरीके से मैंने कॉर्ड ले ली और एक इस तरीके से कॉर्ड ले लेते हैं और एक कॉर्ड इस तरीके से ले लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये P पर इंटरसेक्ट कर गए। ये है AB कॉर्ड और ये है CD कॉर्ड। तो हमको AP इंटू PB CP इंटू CD के बराबर प्रूव करना है। तो आप यहां पर देख सकते हो कि इस तरीके से आप एक ट्राइंगल बना लो यहां पर और इस तरीके से एक ट्राइंगल बना लो यहां पर। तो आपको दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्टिंग एट P। तो क्या ये जनरल कॉर्ड है? बिल्कुल जनरल कॉर्ड है। तो जब आप ये ट्राइंगल बना लेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो ट्राइंगल है इसमें ये एंगल इसके बराबर है बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आप देखिए कि सेगमेंट अगर आप देख पाएंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये भी DB सेगमेंट से आ रहा है और ये भी DB सेगमेंट से आ रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस ट्राइंगल को हमने इस ट्राइंगल के सिमिलर कर दिया है बाय एंगल रूल। तो ट्राइंगल जो है सिमिलर हो चुके हैं। अब इसका नाम जो है बिल्कुल सही तरीके से लिखना पड़ेगा। तो ट्राइंगल APD इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब जैसा कि मैंने आपको सिमिलरिटी वाले चैप्टर में बताया था, पहले ट्राइंगल का नाम आप कैसे भी लिख लो, दूसरे के लिखते समय आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो DAP, तो DAP अगर आ रहा है तो यहां से DAP, तो यहां से हमारे पास ट्राइंगल आना चाहिए APD के करस्पॉन्डिंग। आप क्या लिखोगे? DAP, तो BCP होना चाहिए, BCP। चेक कर लेते हैं। तो ये एंगल इसके बराबर है। तो APD यानी कि हम A से P और P से D गए, तो यहां से क्या आएगा? BCP। नहीं, ये गलत आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो नाम मैंने लिखा है वो गलत है। BCP, A से P, P से D गए। तो हमको स्टार्टिंग जो है, अगर मैं ट्राइंगल APD नाम लिखता हूं तो ये जो है वो सिमिलर होना चाहिए किसके? तो देखो ये तो गलत हो गया, मैंने चेक करके देख लिया, इसीलिए आपको भी चेक करना चाहिए कि आपने जो नाम लिखा है वो सही है कि नहीं। मुझे समझ में आ गया कि मैंने गलत लिखा है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग जो साइड्स थी, ये सॉरी करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स थे वो गलत आ रहे थे। अब APD, तो मैं A से शुरुआत कर रहा हूं तो यहां से मुझे C से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो A से ये शुरू होता है तो ये भी C से शुरू होगा। तो मुझे इतना पता लग गया कि C से मेरा एंगल शुरू होगा, सॉरी ट्राइंगल शुरू होगा। और फिर हम A से P पे गए तो हमको यहां से C पे P पे जाना पड़ेगा। तो CPB इज द राइट थिंग। अब बिल्कुल सही आ गया है। APD CPB बिल्कुल सही है। तो ऐसा जब आप करोगे तो ट्राइंगल जो है सिमिलर हो गए बाय AA रूल। और AA रूल सिमिलर लगाने के बाद जो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उनकी कंडीशन हम लिखेंगे कि साइड्स का जो रेशो होता है वो सेम प्रोपोर्शन में होता है। तो AP ओवर CP इक्वल्स टू PD ओवर PB इक्वल्स टू AD ओवर CB। और हमको AP इंटू PB चाहिए। तो AP यहां पे है, PB यहां पर है, CP तो ठीक है, हमारा इस रेशो से काम चल जाएगा, इस वाले की जरूरत नहीं। इस रेशो में अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AP मल्टीप्लाइड बाय PB इक्वल्स टू CP मल्टीप्लाइड बाय
PD आ जाएगा और यही हमको प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड ये हो चुका है। तो इसमें आपने देखा कि कैसे हम सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके इस सवाल को प्रूव कर रहे हैं। और ये जो है आप देखिए, अगर आपने मेरा सिमिलर ट्रायंगल वाला वीडियो देखा है तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल आपको बहुत अच्छी तरीके से लिखना पड़ेगा। और अगर आपने लिख दिया तो उसको चेक भी करिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, तो ये लिखने के बाद मुझे समझ में आया कि ये गलत लिखा हुआ है, इसीलिए फिर मैंने सही तरीके से लिखा। और सही तरीके से जब आप लिखोगे तो साइड्स जो आएंगी वो सही वाली आएंगी और उससे आपका रिजल्ट ऑब्टेन हो जाएगा। अगर आप इस ट्रायंगल को लिख के और फिर साइड्स को प्रोपोर्शनेट करते तो आपका ये रिजल्ट जो है वो कभी भी नहीं आता। इसीलिए करस्पॉन्डिंग जो ट्रायंगल है वो अच्छी तरीके से लिखना जरूरी होता है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन जो कि आईसीएससी 2015 में आ चुका है। अच्छा सवाल है। और हम बढ़ते आगे की तरफ। आगे हमको सवाल आ रहा है कि द फिगर शोज अ सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर विद ओ एज द सेंटर। ये जो सर्कल है इसकी जो रेडियस है वो 9 सेंटीमीटर की हमको गिवन है। डायमीटर ए बी, तो ए बी जो डायमीटर है वो प्रोड्यूस कर दिया गया है और वो टेंजेंट पी क्यू को मीट कर रहा है पी पे। ठीक है, तो इस ए बी को प्रोड्यूस कर दिया और पी से टेंजेंट डाला गया पी क्यू। तो पी ए की जो वैल्यू है वो हमको गिवन है 24। तो यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा 24 सेंटीमीटर है और यहां से लेके यहां तक 9 सेंटीमीटर है, ऐसा हमको रेडियस में गिवन है। तो हमको बताना है लेंथ ऑफ द टेंजेंट पी क्यू, यानी कि हमको पी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो फाइंड करना रहता है उसको हम बोल देते हैं एक्स। तो ये तो आपको दिख रहा होगा कि ये 9 है तो ये भी 9 हो जाएगा, और ये अगर 9 है तो ये कितना बच गया है 18, और ये 24 तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर यहां से लेके यहां तक। अब एक और चीज जो कि आपको पता होनी चाहिए कि रेडियस और टेंजेंट आपस में हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अगर ये चीज आपको पता है तो ये सवाल बहुत आसान है, नहीं पता है तो फिर आप शायद प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो ये जो है एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। और ऐसा लिखते साथ ही आप देख सकते हैं कि ये जो ओ क्यू है, क्योंकि वो रेडियस है तो ओ क्यू इज ऑल्सो 9 सेंटीमीटर, और ओ से लेके पी तक कितना बचा 9 और 6 15, तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। और आप देख सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है मैं इसको अलग से बना देता हूं आपके लिए। ये जो ट्राइंगल हमारे लिए बना है यानी कि ओ पी और Q, जिसमें कि ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेनियस होती है, और हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये 15 की है, ये 9 की है और ये x की है। तो अब आप यहाँ पे पाइथागोरस लगा के इजीली x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो कि कितनी आ जाएगी 9 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर। तो 81 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 225 माइनस 81, जो कि कितना होता है 144। और एक्स स्क्वायर अगर 144 है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट 144। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 144 जो है उसका रूट होता है 12। तो ये जो पी क्यू की लेंथ है वो आ गई है 12 सेंटीमीटर। तो ये है 12 सेंटीमीटर हमारा आंसर। तो इस तरीके से ये जो सवाल है जो कि आईसीएससी 2024 में आया था ये भी कंप्लीट हो रहा है। सिंपल सवाल था, बस इसमें ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए, और ज्यादातर बच्चों को पता ही रहता है, इसमें कुछ नई बात नहीं है। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम को करने से पहले आपको एक अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम जो है उसके बारे में पता होना चाहिए, जिसमें कि क्या पता होना चाहिए कि ये जो एंगल आता है किसी भी टेंजेंट से, अगर हम एक कॉर्ड ले रहे हैं तो ये जो एंगल आता है ये एंगल हमेशा इस एंगल के बराबर होता है, और इसी चीज को बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट। तो ये जो थ्योरम है इसके अंदर में हमको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस जब भी हम सवाल लगाएंगे, जैसे कि मैं अगला सवाल आपको लगा के दिखाने वाला हूं, उसमें मैं आपको इसका इस्तेमाल करके बता दूंगा, और उसमें हम लिख देंगे कि बाय अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम दीज टू एंगल्स आर इक्वल, और इस तरीके से अगला सवाल हो जाएगा। क्योंकि ये जो सवाल है वो आईसीएससी 2024 में आया है, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल आपको करते आना चाहिए। तो देखते हैं कि इस सवाल में हमको क्या करना है। इस तरीके से डायग्राम दिया गया है, और डायग्राम में आपको सब कुछ इजीली दिख ही रहा होगा। और एम एन जो है वो डायमीटर है, एंगल पी क्यू एम की वैल्यू दी हुई है 42 डिग्री, और एंगल पी एस एम की वैल्यू दी हुई है 25 डिग्री। और हमको इस तरीके से बताना है कि एंगल ओ क्यू एम कितना है। तो ओ क्यू एम, ओ से क्यू से एम, यानी कि ये वाला एंगल। तो सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा कि ओ क्यू जो है वो रेडियस है और पी आर जो है वो टेंजेंट है। तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता ही होता है। तो इसका मतलब
ये पूरा एंगल 90 डिग्री, ये पूरा एंगल यानी कि एंगल OQP पूरा का पूरा 90 डिग्री का होगा। और OQP को हम ब्रेक कर सकते हैं MQP में और OQM में। तो एंगल MQP प्लस एंगल OQM शुड बी इक्वल टू 90। हमने OQP को इसमें ब्रेक कर दिया है और इसकी वैल्यू तो हमको पता है 42 डिग्री। तो एंगल OQM जो है वो आ जाएगा 90 माइनस 42। तो एंगल OQM की वैल्यू कितनी आ गई है 90 माइनस 42 और 90 माइनस 42 होता है 48। तो एंगल OQM की वैल्यू आ गई 48 डिग्री। तो इस तरीके से हमारा पहला पार्ट हुआ। अब जो कि मैंने आपको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के बारे में भी बताया था, तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम की मदद से आप यहां पे देख सकते हो कि ये वाला जो एंगल है 25 डिग्री, उसकी जो वैल्यू होगी वो इस एंगल के बराबर होगी। और ये वाला जो एंगल है 42 डिग्री, उसकी जो वैल्यू होगी वो इस एंगल के बराबर होगी। तो इसका मतलब ये एंगल 42 डिग्री का होगा और ये जो एंगल है वो 25 डिग्री का होगा। ये हम अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम की मदद से ऐसा लिख सकते हैं। और ऐसा लिखने के साथ अगर हम बात करें QNS की, तो QNS पूरा का पूरा आपको दिख रहा होगा कितने का हो जाएगा 42 प्लस 25 यानी कि 77 डिग्री का। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हुआ। एंगल AOC, तो A कहाँ है, A दिख रहा है क्या हमको AOC? तो इधर A पॉइंट है ही नहीं। एक सेकंड में जरा क्वेश्चन चेक कर लेता हूं। जी हाँ, ये AOC नहीं, ये एंगल है हमारे पास QNS। एक्चुअली हमको QNS तो हमने लिखा हुआ है, ये एंगल है QOS। तो यहाँ पे AOC नहीं, यहाँ पे एंगल QOS हमको फाइंड करना है। ये कुछ मिसप्रिंट हो गया है, इसी वजह से ऐसा है। QOS, तो QOS जो है आपको दिख रहा होगा। अच्छा, QOS निकालने के लिए तो अब हम जो हमने थ्योरम पढ़ी थी वो लगा ही सकते हैं कि एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस ऑफ दिस एंगल। तो ये 77 है, तो QOS की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ QNS हो जाएगी। दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल QNS, जो कि हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 77 यानी कि आ गया 144 डिग्री। अब बात करते हैं QMS की। तो QMS अब आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा का पूरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर QMS और N साइक्लिक है तो इनके अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। तो ये जो एंगल है एंगल QMS प्लस एंगल SNQ इज इक्वल टू 180। क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ये आप लिख सकते हो यहाँ पे। और SNQ की या QNS की वैल्यू तो आपको पता है। तो एंगल QMS प्लस 77 इज इक्वल टू 180। तो यहां से एंगल QMS की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 77 यानी कि ये आ गया 103 डिग्री। तो इस तरीके से चारों एंगल हमने बता चुके हैं और ये हुआ हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में भी दिए, तो आप कमेंट में लिख देना और उन क्वेश्चंस को हम लाइव क्लासेस में कवर करने के लिए आपके लिए रख देंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जिससे कि ये वीडियो उन तक भी पहुंच सके। इसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया को भी फॉलो कर सकते हो, जिसकी की लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।